So now we are solving few questions from study material. Okay, question number 10. Come on, read. Question number 10. A large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. So similar question we have done in the class, but this is a little lengthy question, थोड़ा लंबा question है ये, ठीक है। और ये सीए फाइनल के एग्जाम में आया हुआ समय, लेकिन वो लोग ने अभी रिसेंटली स्टडी मटेरियल में इंट्रोड्यूस किया, डाला हुआ है, तो हमको सॉल्व करना चाहिए, तो वी आर डूइंग इट। चलो, एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 lakhs पर एनम। ओके, 150 lakhs रुपीज कंपनी अभी पे करता है पर एनम। कंपनी अभी 150 lakhs पे करता है, राइट, टू रिमूव द डिस्पोजल फॉर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, तो 4 साल तक हम लोग ये 150 lakhs देने वाले हैं। किसके लिए? जस्ट टू रिमूव द वेस्ट, टू रिमूव द वेस्ट। ओके, चलो आगे। देन अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन। Contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on a payment of compensation of 90 lakhs before the processing operation starts। मतलब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वेस्ट को डिस्पोज करने का, वेस्ट को डिस्पोज करने का एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया हुआ। अगर कंपनी अगर कंपनी एक नया मशीन इंट्रोड्यूस करता है, ठीक, और वेस्ट को आगे प्रोसेस करता है, प्रोसेस कंपनी फेंक देता है, और फेंकने का खर्चा कितना है? 150 lakhs पर एनम। ठीक है, और अगर हम आगे प्रोसेस करेंगे तो हमको एक इक्विपमेंट कुछ खरीदना पड़ेगा, वो नीचे लिखा है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया हमने वो तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड, बट वी हैव टू पे सम कॉम्पनसेशन। हाउ मच वी हैव टू पे? वी हैव टू पे 90 lakhs वन टाइम पेमेंट। आगे लिखा है दिस कॉम्पनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। तो इसमें टैक्स पे डिडक्शन हमको नहीं मिलने वाला है, इस पे हमको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ऐसा वो बोल रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Machine required for carrying out the processing will cost 600 lakhs to be financed by a loan repayable in 4 equal installments. In 4 equal installments, commencing from the end of year 1. Okay, तो आउटफ्लो है इसके अंदर 600 lakhs to be financed by a loan repayable। हमने ऐसा सम सिमिलर कैपिटल बजटिंग में किया, इनफैक्ट आज ही किया, बराबर है। तो 4 equal इंस्टॉलमेंट, 600 lakhs से 150 lakhs, 150 lakhs हर साल हम पे करेंगे। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम। एट द एंड ऑफ द 4th year द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 lakhs एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45 lakhs। तो मशीन को हम बेचेंगे 60 lakhs में, और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग मतलब मशीन को डिसमेंटल करना, उसको अलग करना, उसके लिए 45 lakhs का खर्चा है। मतलब अपने हाथ में कितना आएगा? 15 लाख ही आने वाला है। ठीक है, अपने हाथ में कितना आएगा? 15 लाख ही आने वाला है। क्या लिखा है इधर? यहाँ लिखा है कॉस्ट इट कैन बी सोल्ड फॉर 60 lakhs एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45 lakhs। मतलब 15 लाख हमको हाथ में आने वाला है। नेक्स्ट, sales and direct cost of the product emerging from the waste processing for the 4 years are estimated like this। अगर हम वेस्ट को आगे प्रोसेस करेंगे और बेचेंगे तो हमको ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सेल्स फिगर्स इन लैक्स है, मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस 120 135 सब दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, सो वी हैव टू टेक दिस डेप्रीसिएशन फिगर, तो नॉट एन इशू। ओके, देन initial stock of the material required during the commencement of processing operation is 60 lakhs। initial stock of material मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। हमको वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है? 60 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ठीक है, stock level of material to be maintained at the end of year 1, 2 and 3 will be 165 lakhs। तो मतलब क्या है कि तुमको 60 लाख स्टार्टिंग में डालना है, फिर बाद में स्टॉक लेवल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज 165 lakhs। मतलब 60 lakhs है तो 165 कैसे होएगा? और 105 lakhs डालना पड़ेगा। ये कभी डालेंगे हम? कभी इन्वेस्ट करेंगे? एट द एंड ऑफ ईयर 2।
एट द एंड ऑफ ईयर 1, सॉरी ईयर 1 बोला है ना, एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो 60 लाख तुम शुरुआत में इन्वेस्ट करोगे, फिर 105 105 लाख और डालोगे। सर 105 क्यों, 165 बोल रहा है ना। अरे बाबा 60 लाख तो हम डाल चुके हैं ना पहले, हम 60 लाख तो पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम 60 लाख पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, बराबर है। तो अभी हमको सिर्फ 105 लाख डालना है, गेटिंग इट, हमको 105 लाख इन्वेस्ट करना है। अच्छा, तो 105 लाख इन्वेस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 1। चलो आगे, स्टोरेज ऑफ, अच्छा, एंड स्टॉक्स एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल, मतलब पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, हमको पता है, वी नो दिस, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर ये पैसा रिलीज होने वाला है, वी नो दिस। चलो आगे, नेक्स्ट आगे पढ़ो। स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज, storage of material will utilize space which would have otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum। हम जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, बराबर है, उसके लिए हमको मटेरियल को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, है हमारे पास जगह, हम वो जगह यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो हम उस जगह को हम रेंट पे दे सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट शुरू करने की वजह से हमको ये रेंट का नुकसान होने वाला है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद दिस प्रोजेक्ट, यू विल बी लूजिंग दैट रेंट। ठीक है, हमारे पास एक जगह है, उस जगह को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह को हम लोग भाड़े पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, और हमको रेंट मिल सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से हमको वो जगह यूज करना पड़ेगा। अगर हम वो जगह यूज करेंगे तो होगा क्या, हमको रेंट नहीं मिलेगा, ये नुकसान है। तो कैश इनफ्लो लिखते वक्त ये हमको नुकसान नोट करना है, बराबर है, याद रखो। चलो आगे, लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce the idle time payment of 45 lakhs in year 1, 30 lakhs in year 2। okay, idle time payment, it will reduce the idle time payment, मतलब क्या, अगर हमने वर्कर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया, सपोज हमने वर्कर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया, तो आइडल टाइम की बचत हो रही है। मतलब क्या, ये ईयर 1 में 45 लाख हम वैसे भी देने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट चालू नहीं करेंगे तो भी देने वाले हैं। मतलब ये जो वेजेस इट इंक्लूड लिखा है, देखो लेबर कॉस्ट इंक्लूड, बराबर है। लेट मी जस्ट क्लीन दिस, क्लीन कर दूं मैं। अच्छा, क्या लिखा है, देखो लेबर कॉस्ट इंक्लूड, लेबर कॉस्ट किधर है, ऊपर, ये देखो, फर्स्ट ईयर का 225, सेकेंड ईयर का 225, इसके अंदर ये 45 लैक्स ईयर 1 का और 30 लैक्स ईयर 2 का है। हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें से निकाल देंगे। सर क्यों निकालेंगे, वेजेस पे तो हो रहा है, पे हो रहा है, लेकिन अगर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो भी ये पेमेंट हो रहा है। तुम ये प्रोजेक्ट शुरू करो कि मत करो, ये पेमेंट वैसे भी होने वाला है, यू गेटिंग इट, ये पेमेंट वैसे भी होने वाला है। तो तुम प्रोजेक्ट चालू करोगे कि चालू नहीं करोगे, ये 45 लैक्स का पेमेंट होने ही वाला था। तो हम लोग क्या सोचेंगे, पेमेंट करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से पेमेंट हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पेमेंट इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे कि वैसे भी पेमेंट होने वाला था। ठीक है, सो क्या करेंगे, 45 लैक्स हम लोग ईयर 1 से और 30 लैक्स हम लोग ईयर 1 के वेजेस में से निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं भी किया होता तो भी 45 पेमेंट करना था, वो वर्कर ऐसे ही बैठे थे, फ्री बैठे थे, फ्री, कहीं काम नहीं कर रहे थे, देवर आइडल, आइडल टाइम पेमेंट लिखा है, देखो ना, ये आइडल टाइम का मतलब क्या है, हमको उसको पेमेंट करना ही था वर्कर को, भले काम करे कि नहीं करे। लेकिन उल्टा हमारा बचत हो रहा है, ऐसे सोचो, बचत तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, पेमेंट तो करना ही है, लेकिन फ्री में पेमेंट कर रहे थे, उसके बदले काम करके पेमेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये 45 लाख और 30 लाख का वेजेस नहीं लेंगे अपने एनालिसिस, हम लोग सोचेंगे ये तो वैसे भी पे करने वाले थे, ठीक है, तो उसको मैं पेमेंट में नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स include apportionment of general apportionment, or I can say allocation or absorption of fixed overheads। मैंने बोला था इग्नोर करो,
तो अलोकेशन बोलो या अपॉर्शनमेंट बोलो या एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स बोलो, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो, वी हैव टू इग्नोर, याद है? तो वी हैव टू इग्नोर दिस, except to the extent of insurance charges of 90 lakhs per annum payable on this venture। तो ये लेना पड़ेगा, ये अपॉर्शनमेंट नहीं, ये अलोकेशन नहीं, अपॉर्शनमेंट अलॉट अपॉर्शनमेंट या अलोकेशन या अब्जॉर्प्शन सेम है, राइट? तो वो अलोकेशन नहीं है, तो ये वाला जो फैक्ट्री का ओवरहेड्स है अलोकेशन, वो इग्नोर करेंगे, लेकिन ये इंश्योरेंस चार्जेस हम लेंगे, करेक्ट? इंश्योरेंस चार्जेस हम लोग ले लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%। यू हैव टू यूज दीज डिस्काउंटिंग फैक्टर। दिया हुआ है, तुम तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लोगे, इधर दिया है, वो लेना है अपने। चलो नेक्स्ट, एडवाइज द मैनेजमेंट on the desirability of installing the machine for processing the waste। All calculation should form part of the answer। ठीक है, चलो। तो क्या ये मशीन को इंस्टॉल करें, हम वेस्ट को आगे प्रोसेस करें कि नहीं करें, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन। तो प्रोसेस करने से फायदा होना चाहिए, सिंपल एज दैट। प्रोसेस करने से बेनिफिट होना चाहिए, बराबर? अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम ये प्रोसेसिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बराबर? तो चलो एनपीवी निकालते हैं, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटफ्लो। चलो, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कुछ लिखा है, कितना इक्विपमेंट का कॉस्ट देखो जरा, इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है? 600 lakhs। लेकिन क्या लिखा है? मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 lakhs टू बी फाइनेंस बाय लोन repayable in 4 equal installment commencing from the end of year 1। मतलब पूरा पेमेंट आज थोड़ी करना है हमको, पेमेंट हमको आज करना ही नहीं है, हमको 150 150 150 lakhs पे करना है 4 साल में, बराबर है? तो लिखो इधर, ये लोन का रिपेमेंट एक्चुअली, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, बराबर, हमको नहीं लिखना है अभी, इनफैक्ट इट इज रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन कभी शुरू करोगे? ईयर 1 के एंड से। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है, आई नीड टू डिस्काउंट, मुझे उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ये फ्यूचर में पेमेंट हो रहा है ना, फिगर्स इन लैक्स या ऊपर लिख दो रुपीज इन लैक्स। ओके, 2 डेसिमल तक लिखेंगे हम। तो 150 का पेमेंट करेंगे ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, लेकिन हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा उसको। जरा डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो, सॉरी, डिस्काउंट देखो कितना है ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 0.877, बराबर है? चेक करो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 0.877, 0.769, 0.674 एंड 0.592। ठीक है, 1 साल के बाद पेमेंट होने वाला है, उसका पीवी कितना? 2 साल के बाद पेमेंट होने वाला है, उसका पीवी कितना? बराबर है? चलो बोलो, टेल मी, कितना आता है अमाउंट? फर्स्ट ईयर का अमाउंट बोलो, डिस्काउंट करने के बाद क्या आता है? हमको उसको ईयर 0 पे लाना है, ईयर 0 पे लाना है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है? 131, 131.55। ओके, चलो सेकेंड ईयर का बोलो, सेकेंड ईयर का मल्टीप्लाई करो। सेकेंड ईयर का आता है 115.35। ओके, 115.35। थर्ड ईयर 101.1। ओके,
एंड फोर्थ ईयर 88.8। ओके, ये सब प्रेजेंट वैल्यूज है, ऑल दीज आर प्रेजेंट वैल्यूज। हाँ, ये सब तुम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो। ठीक है, ये सब प्रेजेंट वैल्यू, रिमेंबर ये सब टुडेज डेट पे आ गए। तो आउटफ्लो में पहले तो ये लोन लिखोगे, चलो डन। और क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वो भी है ना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, आउटफ्लो में इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल हमको ईयर जीरो में कितना इन्वेस्ट करना है, क्या लिखा था ईयर जीरो में? तुमको इधर दिया था ईयर जीरो में यू हैव टू इन्वेस्ट 60 lakhs एट द बिगिनिंग। देखो बराबर है, तुमको 60 lakhs आएगा इधर, बराबर है। अच्छा, और एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वन, और फिर तुमको स्टॉक लेवल को कितना करना है, 165 lakhs करना है, तो 105 तुमको ईयर वन के एंड में डालना है। ईयर वन के एंड में वापस ईयर टू ईयर थ्री, ऐसा नहीं है। एक बार तुमने स्टॉक के लिए पैसा डाला तो वो रहता है बिजनेस में। तो ईयर वन में 60 lakhs, ईयर वन में 60 lakhs, ईयर जीरो में सॉरी, तो उसको डिस्काउंट करने का जरूरत नहीं है। फिर ईयर वन के एंड में तुम लोग कितना इन्वेस्ट करोगे, 165 माइनस 60, 105। लेकिन ये ईयर वन के एंड में है ना, तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट डेट पे लाओ। तो 0.877, चलो बोलो कितना आता है ये, 165 माइनस 60 इंटू 0.877। टेल मी द आंसर, कितना मिलता है? यस कम ऑन, हाउ मच आर गेटिंग? 92.1085, सो 92.1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। एक मिनट, 92.085 एग्जैक्ट राउंड फिगर आता है क्या? हाँ ठीक है, चलो 92.085 लिखते हैं। तो 92.085 होता है। अच्छा, अभी आगे, ये हो गया तुम्हारा आउटफ्लो। लेकिन आउटफ्लो में और कुछ है क्या, देखो जरा सोचो, और कुछ है आउटफ्लो में? तुमको और कुछ आउटफ्लो में इनिशियली पे करना है क्या, याद करो, देखो जरा, चेक करो। तुमको एक और पेमेंट करना है इनिशियली स्टार्टिंग में, किस बात का पता है? अगर तुम ये प्रोसेसिंग करोगे, अगर तुम ये प्रोसेसिंग करोगे तो तुमको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा वाला, डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्ट, वो बंद करना पड़ेगा, याद है? देखो इधर, contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on a payment of compensation of 90 lakhs before the processing operation start। और इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लिखा है देखो इधर। मतलब ये 90 lakhs तुमको पे करना पड़ेगा अभी शुरुआत में, ठीक है? तो लिखो कॉम्पनसेशन, देखो कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्ट। वो जो डिस्पोजल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कितना अमाउंट है, 90 लाख। ये भी तुम्हारा आउटफ्लो है, इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, ये भी पेमेंट करना पड़ेगा तुमको स्टार्टिंग में, ठीक है? चलो आगे, इसका टोटल करो, दिस विल बी योर पीवीसीओ। बोलो कितना आता है पीवीसीओ, दैट्स इट। लोन का रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और ये कॉम्पनसेशन तुमको पे करना पड़ेगा टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जो अपना डिस्पोजल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हम दे रहे हैं 150 lakhs हर साल, उसको बंद करने के लिए देना पड़ेगा ये। चलो बोलो कितना आता है टोटल, टोटल इसका टोटल आता है 678.885, ठीक है? चलो ये हो गया तुम्हारा आउटफ्लो। चलो अभी इनफ्लो लिखते हैं। इनफ्लो, इनफ्लो में ईयर वन, टू, थ्री, फोर, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैश इनफ्लो हमारे पास नहीं है, वी हैव टू वर्कआउट, कैलकुलेट करना है। लेकिन चौथे साल में डोंट फॉरगेट, देयर विल बी रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल।
कितना वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्ट किया तुमने? वर्किंग कैपिटल के लिए कितना इन्वेस्ट किया तुमने? 165, पहले 60 बाद में 105, तो 165, तो यहाँ पर 165 लास्ट ईयर में रिलीज होगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ ईयर में ना उसको प्रेजेंट डेट पे लाना पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर में देयर इज अ स्क्रैप ऑल्सो, स्क्रैप है ना, मशीन का स्क्रैप, मशीन का स्क्रैप है। अच्छा कितना स्क्रैप है? उधर क्या लिखा था स्क्रैप के लिए? क्लीन द, एक मिनट, चलो, तो यहाँ पे फोर्थ ईयर के एंड में 60 लाख तुमको मिलेगा बेचकर, लेकिन वो जो मशीन इंस्टॉल किया हुआ उसका डिसमेंटलिंग खर्चा, मतलब उसको अलग करने का खर्चा ही 45 लाख है, तो हाथ में खाली 15 लाख ही आने वाला है। तो हम लोग स्क्रैप लिखेंगे खाली 15 लाख, तो इधर लिख दो ब्रैकेट में 60 माइनस 45, ऑल फिगर्स इन लैक्स ही लिखा है हमने, तो इधर आएगा 15। करेक्ट? अच्छा, ये हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ठीक है। ये होगा हमारा पीवीसीआई, ये तुम लोग ईयर जीरो पर आ गए, बराबर। ये सब तुमको फ्यूचर्स में मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, और ये तुमने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू लिया है, तो तुम ईयर जीरो पर आ गए। करेक्ट? चलो डन। तो ये हो गया तुम्हारा, लेकिन अभी कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना बाकी है, तो वो मेन पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, पर्टिकुलर्स ईयर 1, 2, 3 एंड 4, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे बुक में देखो, सेल्स कितना है? सेल्स 966, 966, 1254, 1254, चलो सेल्स 966, 966, 1254 एंड 1254, बराबर है। चलो सेल्स माइनस, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, वी गेट नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। फिर उसके बाद खाली डेप्रीसिएशन आता है, बाद में सिर्फ टैक्स आता है, तो उसके ऊपर तुम सब कुछ लिख दो, तो सेल्स माइनस सब कुछ, डेप्रीसिएशन छोड़ के सब लिख दो, तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। तो जितने भी खर्चे तुमको दिख रहे हैं वो सब लिखो। चलो लेस, देखो क्या क्या खर्चा दिख रहा है तुमको। मटेरियल कंजम्पशन लिखो 90, 120, 255, 255, मटेरियल राइट, एवरीथिंग एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 90, 120, 255 एंड 250, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है वेजेस, बराबर है। वेजेस हमने क्या डिसाइड किया? वेजेस में से हम वो 40, कितना अमाउंट लेस करना था? 45 lakhs इन ईयर 1 एंड 30 lakhs इन ईयर 2। क्यों लेस कर रहे हो सर? इसको पेमेंट में मत लिखो, एनालिसिस में उसको मत कंसिडर करो, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट चालू नहीं करते ना तो भी वो पेमेंट करना था, तो भी हम लोग वो पेमेंट करने वाले थे, तो 45 lakhs माइनस करेंगे उसमें से, तो कितना आएगा? 225 में से 45 माइनस करो तो कितना आएगा? 180, और सेकेंड ईयर में कितना माइनस करोगे? 30, तो 225 माइनस 30, 195, तो चलो लिखो लेस करो, लेस वेजेस तुम्हारा 180 लिखो तुम, 195, और थर्ड ईयर का कितना है? 255 एंड 300, ओके, 255, 300, बराबर है। चलो वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या है? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं, वो तुमको लेना है, ले लो जैसा अमाउंट है। चलो अदर एक्सपेंस कितना है? 120, बराबर ना, 120, 135, 162 एंड 210, ओके, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो लेना है हमको, जैसा है वैसा लेना है। नेक्स्ट आइटम क्या था?
फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको नहीं लेना है, हमको फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेना है, खाली हमको इंश्योरेंस का चार्जेस लेना है, बराबर है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हटाओ, इंश्योरेंस चार्जेस कितना है देखो 90 दिया हुआ है, किधर गया, ये देखो 90 लाख, बराबर है। तो खाली इंश्योरेंस चार्जेस लेना है, पूरा फैक्ट्री ओवरहेड लेना ही नहीं है, क्योंकि वो अलोकेशन है, इसीलिए अपॉर्शनमेंट था ना, वो ये पढ़ा था हम लोग ने अपॉर्शनमेंट, तो हमने डिस्कस किया हुआ अलोकेशन हो या अब्जॉर्प्शन हो या अपॉर्शनमेंट हो, दैट वी हैव टू इग्नोर बिकॉज देयर इज नो एडिशनल कैश आउटफ्लो, बराबर। चलो तो 90 लाख इंश्योरेंस का ले लो, माइनस करो, माइनस इंश्योरेंस चार्जेस 90, ये भी सही, ये सब माइनस हो रहे हैं, सब माइनस हो रहे हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन लिखते हैं बाद में, डेप्रीसिएशन हम लोग बाद में लिखते हैं। और क्या है बताओ, और कोई खर्चा बाकी है क्या? देखो तुमने क्या लिखा, मटेरियल लिख दिया, वेजेस लिखा, अदर एक्सपेंसेस लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इंश्योरेंस चार्जेस जो लिखना था वो लिखा, डेप्रीसिएशन हम लोग बाद में लिखते हैं हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। बोलो और क्या अभी, और कुछ लिखना बाकी है क्या, तुमको क्या लग रहा है बताओ, और कुछ लिखना बाकी है? बोलो, एनीथिंग एल्स लेफ्ट? करेक्ट करेक्ट, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, करेक्ट, नंबर वन। चलो इंटरेस्ट तो आने वाला है, पहले तो मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ, हम लोग लोन पे इंटरेस्ट भरने वाले हैं, डन, पहले इंटरेस्ट लिखो चलो, तो माइनस इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट का रेट कितना दिया था उसने, 14% दिया था, देखो 14%। अच्छा ईयर वन में तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे आएगा, 600 पे आएगा ना, तो ईयर वन का इंटरेस्ट बोलो, ईयर वन 600 पे आएगा, बाद में 150 का पेमेंट का तो 450 पे आएगा, बाद में थर्ड ईयर में 300 पे आएगा, बाद में फोर्थ ईयर में 150 पे आएगा, है ना, क्योंकि तुमने 150 का पेमेंट किया, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 14% ऑफ 600, बोलो कितना आता है, बोलो कितना आता है अमाउंट, 84। ओके, सेकेंड ईयर का 450 पे आएगा, क्योंकि तुम 150 का पेमेंट कर दोगे, बोलो 150 का 14%, बोलते जाओ 63, फिर 300 का 14% 42, फिर 150 का 14% 21, करेक्ट, ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट, चलो डन। और कोई खर्चा, और कोई खर्चा बोलो, यस गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, करेक्ट, तो रेंट लॉस्ट, रेंट लॉस, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिख दो ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम ये प्रॉपर्टी, जो जगह है हमारे पास स्टोरेज, ओके, खुद के लिए यूज नहीं करते तो उसको रेंट पे दे सकते थे, और रेंट पे देते तो हमको रेंट मिलता, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से रेंट का लॉस हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कितना अमाउंट, रेंट लॉस कितना है 30, ये भी माइनस होगा, करेक्ट, 30 माइनस होगा, डन। और कुछ, और कोई भी खर्चा बच गया क्या, देखो जरा तुम, और कोई भी खर्चा बच गया, एनी एक्सपेंस विच यू हैव नॉट रिटन, विच यू हैव नॉट कवर्ड, बोलो, एनीथिंग एल्स, क्या लग रहा है तुमको, कुछ है जो भी लिखा नहीं है हमने, ऐसा कुछ है, सोचो, कुछ है जो हमने नहीं लिखा है, वी हैव नॉट रिटन वन थिंग, व्हाट, ये तुम प्रोजेक्ट शुरू किस लिए कर रहे हो बताओ, यस यस, प्रोसेसिंग कॉस्ट सेव्ड, बराबर है, गुड। देखो मेरी बात सुनो, क्या हो रहा है, 150 लैक्स, सुनना, 150 लैक्स तुम हर साल दे रहे हो, यस विवेक बराबर है, 150 लैक्स तुम लोग हर साल दे रहे हो, है कि नहीं, हम लोग हर साल 150 लैक्स पे कर रहे हैं डिस्पोजल कॉस्ट। सोचो, अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वो 150 लैक्स पे नहीं करना पड़ेगा ना, दैट विल बी सेविंग्स, करेक्ट, दैट विल बी सेविंग्स, बराबर, तो दैट विल बी सेविंग्स, तो वो लिखो इधर, लेकिन वो ऐड करना, तुम माइनस मत करना, ये फायदा हो रहा है हमारा, रिमेंबर ये हमारा बेनिफिट हो रहा है, रिमेंबर, तो लिखो सेविंग्स इन डिस्पोजल कॉस्ट, क्या है ये, सेविंग्स इन डिस्पोजल कॉस्ट, सेविंग्स इन डिस्पोजल कॉस्ट, सर कितना 150 बोला है ना, 150 तुम लोग ऐड करना, माइनस मत करना, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, कॉस्ट सेविंग,
बराबर है। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो कुछ मजा ही नहीं है, तुम भूल गए तो मजा नहीं आएगा। क्यों बताएं? क्योंकि ये खर्चा बचाने के लिए ही तो हम वेस्ट को आगे प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये तो लिखना बहुत जरूरी है। तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इट्स अ कॉस्ट सेविंग, इट्स अ कॉस्ट सेविंग। चलो डन। अभी अभी तुमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री, बाद में तुम डेप्रीसिएशन आगे का तुमको आता है वर्किंग, बराबर है। चलो, तो अभी एक काम करो, पहले इसका टोटल करो, यहाँ लिखता हूँ, इसका टोटल करते हैं। तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, फिर उसमें से तुम लिखोगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तुमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, दिया हुआ है। चलो, मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स का फिगर बताओगे, ठीक है? चलो, आई एम वेटिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स का फिगर तुम मुझे बताओगे ईयर वन का। चलो लेट अस वेट, मैं वेट कर रहा हूँ, 2-3 आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर लिखता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर का 522, गुड। चलो, फर्स्ट ईयर का 522, सेकेंड ईयर का बताओ। सेकेंड ईयर का बोलो। सेकेंड ईयर का आता है सेकेंड ईयर का 483 आता है। चलो डन, मैं 483 लिखता हूँ सेकेंड ईयर का इधर। थर्ड ईयर का बोलो, थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का 570। फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर का 498 आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद डेप्रीसिएशन फिगर है ना, वो तुमको दिया हुआ है, देखो। डेप्रीसिएशन है, देखो, 150, 114, 84 एंड 63। चलो लिखो, 150, 150, 114, 84 एंड 63। डन। तो हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, और फिर हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर तुम डेप्री वापस ऐड करना, और ये तुम्हारा कैश इनफ्लो आ जाएगा, बराबर है। चलो, नाउ आई एम वेटिंग फॉर कैश इनफ्लो। टैक्स का रेट कितना है? देखो, टैक्स का रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्सेशन? टैक्स का रेट कितना है? कितना? क्या है टैक्स का रेट? बोलो जरा। 30%। 30% टैक्स रेट है। 30% टैक्स रेट है, करो चलो। आई एम वेटिंग फॉर द कैश इनफ्लोज, ठीक है, करो इतना, और मुझे कैश इनफ्लो का फिगर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर द कैश इनफ्लो फिगर्स, ठीक है। चलो, फर्स्ट ईयर का कितना है? फर्स्ट ईयर का ईयर वाइज बोलो, ईयर वाइज मिलाए तो। ईयर वन का मिलता है 410.4, ईयर वन का। ईयर टू का, ईयर टू का कितना मिला? एग्जैक्ट पॉइंट्स में बताओ, फिगर्स इन लैक्स है तो 2 डेसिमल तक लिखना है हमको। हमको 2 डेसिमल तक लिखना चाहिए, 372.3। ये ईयर टू का मिल रहा है, दिस इज फॉर ईयर टू, बराबर है। चलो, ईयर थ्री का बोलो, ईयर थ्री का बताओ। 424.2, ठीक है। थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का बोलो। 367.5, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, लिसन वेरी केयरफुली।
देखो अभी है ना, तुमको याद है तो हमने सम्स किया है, उसमें ऐसा लिखा भी है, अगर डेप्रीसिएशन डब्ल्यू वाला है, डब्ल्यू देखो डेप्रीशिएशन फिगर सेम नहीं, इट इज नॉट एसएलएम। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल मीन्स व्हाट, इट इज डब्ल्यू। तो अगर डब्ल्यू मेथड से डेप्रीसिएशन करोगे तो लास्ट ईयर में तुम्हारा डब्ल्यू फिगर, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, डब्ल्यू फिगर विल नॉट मैच विद द स्क्रैप। मतलब लास्ट ईयर में इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस आता है। ओके, हम लेने वाले थे, मैं भी ले सकता हूं अभी, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन में नहीं लिया, इसीलिए देखो यहाँ लिखा है इस सोल्यूशन में। अच्छा, सोल्यूशन पीछे होगा इसका, ठीक है, तो सोल्यूशन, एक मिनट, नंबर 10 है ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इधर देखो, नोट्स दिया है क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 5 देखो, सेल ऑफ मशीनरी, नेट इनकम आफ्टर डिडक्टिंग रिमूवल एक्सपेंसेस टेकन, मतलब 15 लिया, 15 हमने भी 15 ही लिया, लेकिन बाद में वो क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इग्नोर्ड, वो इग्नोर किया इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इधर इग्नोर्ड है इसलिए, अदरवाइज हम लोग लेने वाले थे। कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन डब्ल्यू मेथड है, तो लास्ट ईयर का जो डब्ल्यू है वो अपने कॉस्ट, सॉरी स्क्रैप के साथ मैच नहीं होने वाला है, तो प्रॉफिट लॉस कुछ तो आएगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स भरेंगे, लॉस होगा तो टैक्स बेनिफिट लेंगे, हमने लिया है ये, यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन में, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हम लोग भी नोट लिख देंगे, विल राइट अ नोट। ओके चलो, तो ये कैश इनफ्लो लिखो अभी यहाँ पर, ये सब कैश इनफ्लो यहाँ लिखो, चलो, और ये तीनों फिगर ऐड साथ में कर देना, डिस्काउंटिंग करना है ना, तो तीनों साथ में ऐड करके एक साथ डिस्काउंट कर लेना, फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, एंड टेल मी पीवीसीआई। चलो आई एम वेटिंग फॉर पीवीसीआई, आई एम वेटिंग फॉर पीवीसीआई, और मैं इधर एनपीवी, मुझे फिगर चाहिए एनपीवी का। चलो स्टार्ट करो डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमको दिया है, सोचने की जरूरत नहीं है तुमको, डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमको दिया हुआ है, यू डिड नॉट कैलकुलेट, तुमको सीधा डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल के मल्टीप्लाई करना है, बराबर। चलो, चलो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना, 410.4, 410.4, सेकेंड ईयर का कितना है, जरा हेल्प करो, अमाउंट में कितना था, 372.3, 373, लास्ट ईयर का कितना है, 367.5, अच्छा चौथे साल का, थर्ड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का 424.2, 424.2, चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर वहां देख के लिखो, पीवीसीआई फाइंड करो, एंड देन टेल मी दी एनपीवी। देखो ये आंसर है, ये आंसर हमको आना चाहिए, 577.36 इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, चेक करते हैं हमारा क्या आता है, करो सॉल्व, देखो मिलता है कि नहीं आंसर। 577.37 आ रहा है, 3653 आ रहा है ना, ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, एक ही बात है वो,
चेक करो, लेकिन कंफर्म करो तुम। पीवीसीआई कितना मिला? 1256.2503 कुछ आ रहा है। और एनपीवी कितना मिला? 577.33637 चलेगा, दैट्स ओके। इंस्टीट्यूट को कितना मिला? 577.36, 3653 आ रहा है, 37 लिखो या 36 लिखो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 577.36 या 37, ऑफ कोर्स फिगर्स इन लैक्स। ओके, तो वैसे क्वेश्चन बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सम है, गुड सम। चलो, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 2, चलो रीड। Lockwood Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine. Two models A and B are available at the same cost, 5 lakhs each. Okay. Salvage value of the old machine is 1 lakh. Okay. Yes, previous sum में हमको एक नोट लिखना है, करेक्ट करेक्ट, वो भूल गया मैं, कोई बात नहीं, एडवाइस लिखना था, जस्ट राइट डाउन द एडवाइस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो किया ना हमने, उसमें लिख दो जरा। As NPV is positive, as company, sorry, as NPV is positive, previous वाले में, as NPV is positive, company should process the waste further. Company should process the waste further. That is, the project should be accepted. That is, the project should be accepted. ऐसा लिख दो. That is, the project should be accepted. Okay, come on. Now, are available at the same cost, 5 lakhs each. Salvage value of the old machine is 1 lakh. Old machine. Utilities of the existing machine can be used if the company purchases A. Additional cost of utilities to be purchased in that case are 1 lakh. So there are some tools, machine से related कुछ tools होते हैं, कुछ छोटे मोटे equipments होते हैं, वो use कर सकते हैं। क्या लिखा है? Utilities of the existing machine can be used if the company purchases machine A. कंपनी के पास अभी एक मशीन है, अगर कंपनी उस मशीन को निकाल के ए या बी दोनों में से कुछ खरीदना चाहते हैं, बोलते हैं अगर मशीन ए खरीदा तो पुराने मशीन के जो यूटिलिटीज है, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स कुछ होंगे, वो यूज कर सकते हैं। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दैट केस आर 1 लाख। मतलब अगर हम ए खरीदें ना, मशीन ए खरीदें, तो पुराने मशीन का यूटिलिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं और 1 लाख का खर्चा होएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टूल्स एंड इक्विपमेंट, कुछ मशीन से, मेन मशीन बड़ा मशीन होगा, उससे रिलेटेड कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए टूल्स होगा या फिर ऑयल, एनी यूटिलिटीज, हमको पता नहीं वो क्या है। अच्छा, if company purchases B, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakh. मतलब तुमने अगर मशीन बी खरीदा तो पुराने मशीन का कुछ भी यूटिलिटी काम नहीं आएगा, तो पूरा 2 लाख रुपया खर्चा होएगा। इफ आई गो फॉर मशीन बी, इफ आई गो फॉर मशीन बी, और पुरानी यूटिलिटीज काम की नहीं है, तो उसको हम निकाल देंगे। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज विल बी 0.2 लैक्स। ओके, तो अगर तुमने मशीन ए खरीदा ना, ए, तो पुरानी यूटिलिटीज काम आएगी और कुछ एडिशनल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए 1 लाख का खर्चा है। लेकिन अगर तुमने मशीन बी खरीदा ना, तो पुराना यूटिलिटीज बिल्कुल काम नहीं आएगा और 2 लाख का तुमको खर्चा करना पड़ेगा। पुराने का बेच कर 25,000 मिलेगा, पॉइंट 25,000 नहीं, 20,000 मिलेगा, 0.2 लैक्स, बस इतना मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिस इज योर ए बी and you are given PV factor at 15%, PV factor at 15%, बराबर है। ये क्या दिया हुआ है तुमको? कैश इनफ्लो, you are given cash inflow, correct? So this is amount in rupees, this is amount in rupees, done.
चलो क्या लिखा है, year 1 2 3 4 5 you are given cash inflows for 5 years for both the machine. Discounting factor दिया है वो लेना है, obvious है. Salvage value at the end of year 5 is given, we'll use that. चलो, the targeted rate of return is 15%. 15% rate of return मिलना चाहिए. You are required to compute for two machines separately what? NPV, discounted payback period and desirability factor. ये क्या है? PI, profitability index. State which of the machine to be selected वो हम बाद में सोचेंगे. तो एनपीवी निकालना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम लोग अगर एनपीवी निकालते तो दोनों का आउटफ्लो लिख देते हैं, क्योंकि आउटफ्लो में ही मेन कैलकुलेशन है. बाकी इनफ्लो में तो वैसे भी अलग अलग करना पड़ता है हमको. इनफ्लो तो वैसे भी अलग अलग करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा ना हमको. ठीक है, अच्छा, तो आउटफ्लो में कैलकुलेट करते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो इधर. सबसे पहले मैं लिखता हूं आउटफ्लो. क्या क्या आउटफ्लोज है इसके अंदर, इस मशीन के अंदर क्या क्या आउटफ्लोज है. मशीन ए एंड बी है. सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ द मशीन. ओके, कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है? 5 lakhs. दोनों मशीन का कॉस्ट 5 लाख है. दोनों मशीन का कॉस्ट 5 लाख है. ठीक है, चलो, अभी यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज. अगर हमने मशीन ए खरीदा, अगर हमने मशीन ए खरीदा तो 1 लाख का यूटिलिटी होने वाला है, मतलब 1 लाख रुपया और खर्चा करना पड़ेगा. लेकिन अगर मशीन बी खरीदा तो कितना है? 2 लाख. बराबर है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज. अच्छा, और क्या लिखा है इधर? सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन 1 लाख. देखो, ये तुमको मिलेगा दोनों केस में. तुम मशीन ए या बी कहीं भी जाओ, पुराना, देखो तुम्हारे पास एक पुराना मशीन है, तुमको उसको हटाकर ए और बी में से कोई एक खरीदना है. पुराना मशीन हटाकर ए और बी में से, अरे तुम ए खरीदो कि बी खरीदो, पुराने का 1 लाख तो दोनों में आएगा ना. पुराने का जो 1 लाख है वो तो दोनों में आने वाला है. तो लिखो, चलो लिखो, सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन. ये हमको शुरुआत में मिलने वाला है. कितना अमाउंट? 1 लाख था ना. ये मैं लेस करूंगा, ये लेस करो, ऐड मत करना, ये लेस करो तुम. करेक्ट, चलो. और कुछ यूटिलिटीज हम लोग बेचने वाले हैं. इफ आई गो फॉर बी, इफ आई गो फॉर बी, तो पुराना यूटिलिटीज कुछ भी काम नहीं होना. कितना था? 25 था क्या? 20,000 था. तो लेस सेल ऑफ या साल्वेज ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज. किसमें? ये वाले मशीन में. 0.2 lakhs. 20,000 लिखो, चलो 20,000, तुम पूरा फिगर्स ही लिखो ना. 20,000. तो ये है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया. ये तुम्हारा पीवीसी हो गया. बोलो कितना है? ये कितना आएगा? दिस इज 5 lakhs. और ये कितना है? 7 - 1. हाँ, वो तो ठीक है. 7 - 1 6. और ये भी तुम लोग लेस करोगे. कितना आएगा? ये लेस होएगा, लेस, ये सैल्वेज लेस होएगा. 5.8. 5,80,000. ये तुम्हारा आउटफ्लो है, दोनों का आ गया, दोनों का आउटफ्लो हो गया. चलो, इनफ्लो. अभी इनफ्लो तुम लोग अलग अलग करोगे, इनफ्लो साथ में नहीं कर सकते ना. तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट ए करते हैं, मशीन ए करते हैं, सॉरी. तो मशीन ए का पहले करते हैं. ठीक है, मशीन ए का कैश इनफ्लो ईयर. कितना साल है क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 है. हर साल का फिगर अलग है, सेम नहीं है. कैश इनफ्लो, तो दोनों साथ में करें क्या? कॉलमनर वो चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यू कैन डू दिस.
कैश इनफ्लो, इधर देखो, इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। इधर ही तुम लोग बाजू में बी करना चाहो तो करो, तुम्हारी मर्जी, नो प्रॉब्लम। 5th ईयर में सैलवेज लेना, सैलवेज कितना है इसका? 5th ईयर में देखो दिया हुआ है, ये मशीन का 50, ये मशीन का 60 दिया है ना, तो 50,000 सैलवेज लेना मत भूलना, ठीक है। चलो कैश इनफ्लो कितना है इसका? 1,50,000, 1,80,000, दिस इज 1,00,000, दिस इज 1,50,000, दिस इज 1,80,000, ये 2 लाख है, और ये 1,70,000 है, बराबर है। डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमको दिया है, वो लेना। तो दिस विल बी योर पीवीसीआई, इसमें क्या सोचना है हमको। इधर ही बाजू में तुम अगर बी मशीन करना चाहो तो करो, योर विश। ठीक है, और मशीन बी का भी मुझे पीवीसीआई ऐसे ही सेम वे, मुझे पीवीसीआई फिगर बताओ, चलो करो, डू। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तुमको। चलो भाई, हो गया, डन। ओ, ठीक है, करो चलो। Okay, so what PVCI you are getting? 5,43,800, okay। और बी का कितना मिला? 5,99,300। डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमने वही लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स तुमने वही लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5,99,300, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और हमको एनपीवी तो मिल जाएगा, एनपीवी लिख दो चलो नीचे, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, एनपीवी। इधर नीचे लिखो, ए का एनपीवी कितना मिला? 43,800, ए का एनपीवी। और बी का एनपीवी कितना मिला? 19,300, बराबर है। ए का एनपीवी, बी का एनपीवी। आई होप यू गॉट द आंसर्स, डन। चलो, ये हो गया एनपीवी। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फाइंड करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नाउ व्हेन आई से डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं कैश इनफ्लो के डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, तो हम लोग डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो यूज करेंगे, है ना। हम लोग डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो यूज करेंगे। चलो फिर, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ द ये आउटफ्लो लेना है हमको, ये रिकवर करना है, और हम लोग लेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ठीक है। चलो, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन था। सेकंड पार्ट, ए बी सी, ठीक है। चलो ना, बी सेकंड वाला, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, चलो इसमें तुम क्या लोगे? ईयर 1, 2, 3, 4, 5। कैश इनफ्लो कौन सा लोगे? डिस्काउंटेड वाला। ठीक है, ये कॉलम है, ये वाला कॉलम। साल्वेज भी लेना लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में साल्वेज, ये साल्वेज के साथ लेना। 5th ईयर का फिगर अलॉन्ग विद साल्वेज देना, वो भी तो इनफ्लो है हमारा, वो भी तो इनफ्लो ही है, ठीक है। चलो मुझे बोलो फटाफट, कम ऑन, फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो बोलो, लिखते जाओ फटाफट, टेल मी। फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कौन सा कॉलम बता रहे हो? ये कॉलम है, ये कॉलम, ये वाला कॉलम बताओगे, बोलो कितना है?
फर्स्ट ईयर का 87,000, एक मिनट, फर्स्ट ईयर का 87,000, सेकेंड ईयर का 1,14,000, राउंड फिगर आ रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर का 1,18,800, फोर्थ ईयर का 1,14,000, लास्ट ईयर का अलॉन्ग विथ सैलवेज, सैलवेज के साथ, लास्ट ईयर का सैलवेज भी अपना इन्फ्लो है, सैलवेज भी अपना इन्फ्लो है, सैलवेज के साथ बोलो कितना है, 1,10,000, 1,10,000 रुपया, मेरा 1,10,000, ठीक है। चलो, सैलवेज के साथ 1,10,000 आता है। अब इसको क्यूमुलेटिव करो, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश, इसको क्यूमुलेट करो, तो दैट विल बी 87,000, बराबर है। फिर क्या आएगा, 87,000 प्लस 1,14,000, 2,00,000, 2,01,000, बराबर है, प्लस 1,18,800, तो 3,19,800, चेक करते जाओ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लस 1,14,000, तो ये आता है 433,800, प्लस 1,10,000, 5,43,000, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको रिकवर करना है हमारा कॉस्ट। अच्छा, हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा कॉस्ट 5,00,000 है, देखो आउटफ्लो, मैं ए की बात कर रहा हूँ, दिस इज फॉर मशीन ए आई एम डूइंग, मशीन बी नहीं कर रहे, हम ए कर रहे हैं, ठीक है। मशीन ए का कॉस्ट कितना है, देखो 5,00,000, तो 5,00,000 हमको रिकवर करना है, कभी रिकवर हो रहा है, देखो ये फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जाके रिकवर हो रहा है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में रिकवर हो रहा है, तो अपना आंसर 4 पॉइंट समथिंग है, दैट इज फॉर श्योर। तो चलो लिखते हैं, अभी तुम लोग नीचे लिखो, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑफ कोर्स, कितना, 5,00,000, एंड लेस टू बी रिकवर्ड, टू बी रिकवर्ड अप टू ईयर 4, बोलो ईयर 4 तक कितना रिकवर हुआ हमारा, ये देखो 4,33,800, 433,800 हमारा रिकवर हो रहा है ईयर 4 तक, तो कितना आता है ये, 5,00,000 माइनस 433,800, तो दैट इज कमिंग टू 66,200, बराबर है। तो ये हमको रिकवर कभी करना है, 5वें साल में, तो लिखो टू बी रिकवर्ड, टू बी रिकवर्ड इन ईयर 5, टू बी रिकवर्ड इन ईयर 5, ठीक है। तो ईयर 5 में हमको रिकवर करना है 66,200, तो लिखो अभी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 4 साल, तो हमारा आंसर है ही, प्लस 5वें साल में हमको 66,200 रिकवर करना है आउट ऑफ 5वें साल का तुम्हारा कैश फ्लो, देखो 1,10,000 है, देखो ये 5वें साल का है, 1,10,000, सॉल्व करो, टेल मी द आंसर, व्हाट यू आर गेटिंग, कितना आता है, 66,200 डिवाइड बाय प्लस 4.6 ईयर्स आता है आंसर, बराबर है, 4.61, 4.6 आता है, ठीक है, दिस इज 4.6 ईयर्स, ठीक है। ये तुमको मिला प्रोजेक्ट ए का, सेम आंसर यू हैव टू डू फॉर प्रोजेक्ट बी ऑल्सो। चलो, मशीन ए का मैंने किया, मशीन बी तुम करो, स्टार्ट करो, कम ऑन, सिमिलर कैलकुलेशन यू हैव टू डू फॉर मशीन बी, similar calculation you have to do for machine B, come on. Okay, so machine B का आंसर आता है 4.61 ईयर्स, ऑलमोस्ट सेम आंसर है, 4.61 ईयर्स आ रहा है ना आंसर, ठीक है। चलो 4.61 ईयर्स, फिर एक लास्ट बाकी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो कर देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई, और ए ऐसे लिख दो, ए पी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड करते हो तुम, पी वी सी आई अपॉन पी वी सी ओ,
ऊपर एनपीवी कैलकुलेट किया था ना, उसमें देखो ना तुम, पीवीसीआई कितना है, ये पीवीसीआई है, और पीवीसीओ कितना है ऊपर, 5 lakhs एंड 580 है ना कुछ, ये कितना है 543,800, 543,800, और तुम्हारा पीवीसीओ, दिस इज पीवीसीओ सॉरी, ये 5 लाख है, और ये कितना है इसका बी का 599,300, ओके 599,300 डिवाइड बाई 5,80,000 था शायद, बराबर है, बोलो आंसर बोलो। दिस इज 1.088, और ये कितना है 1.033, बराबर है। ए वाला आंसर आता है 1.088 और बी वाला आंसर आता है 1.03। ओके, क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द मशीन शुड बी सिलेक्टेड। तो हम लोग ने अभी अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग मशीन होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, खाली रैंकिंग दे देंगे, करेक्ट, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या कर देंगे, इसका रैंकिंग दे देंगे। ओके, तो राइट डाउन मेथड 1, मेथड ए एंड बी, बराबर है। एज पर द फर्स्ट मेथड एनपीवी विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड, मशीन कौन सा सिलेक्ट करेंगे एनपीवी के हिसाब से, एनपीवी किसका ज़्यादा था, किसका एनपीवी ज़्यादा था, ए का एनपीवी ज़्यादा है, तो ए शुड बी सिलेक्टेड, ए को हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे और बी को सेकंड रैंक, बराबर है। चलो देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, लेकिन हाँ बी का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग ए को फर्स्ट रैंक दे देते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कम होना चाहिए ना। अच्छा, थर्ड क्या है, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी 1 ए का ही ज़्यादा है, तो एनपीवी और पीआई ज़्यादा होना चाहिए, ए का ज़्यादा है, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कम होना चाहिए, तो वो भी ए का कम है। तो रेकमेंड हम क्या करेंगे, अगर उसमें रिकमेंडेशन पूछा है, क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सिलेक्टेड, तो एज पर ऑल द थ्री मेथड ए ही सिलेक्ट हो रहा है, राइट डाउन, एज पर ऑल द थ्री, और एज पर ऑल द थ्री मेथड्स, as per all the three methods, as per all the three methods, machine A should be selected, as per all the three methods machine A should be selected, okay, so that's it.